नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन सबसे पहले 18 मई यानी कल का सेशन है। कुछ तकनीकी कारणों से यह सेशन कल नहीं आ सका, इसलिए इसे आज आपके लिए लाया गया है। तो इस सेशन में हम सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए बनाई गई मशीन राष्ट्र को समर्पित की। इस मशीन का नाम है कोबास 500, कोबास 6800, कॉम्बैट कोविड 100 या फिर एलिशा 100। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी के दौरे के दौरान कोबास 6800 नामक मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह ऐसी पहली जांच मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 के मामलों की जांच के लिए खरीदा है। इस मशीन को एनसीडीसी में स्थापित किया गया है। कोबास 6800 एक रोबोटिक्स इनेबल्ड अत्याधुनिक मशीन है। यह मशीन स्वास्थ्यकर्ताओं में इन्फेक्शन के खतरे के साथ साथ संदूषण यानी कंटेमिनेशन के अवसरों को कम करती है। इसका कारण यह है कि इसे सीमित मानव हस्तक्षेपों यानी लिमिटेड ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ साथ रिमोट द्वारा संचालित किया जाता है। इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कोबास 6800। तो चलिए इस सेशन का पहला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 मई, 17 मई, 18 मई या फिर 19 मई। दुनिया भर में 1969 से 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया जाता है। 1865 में इसी दिन हुई आईटीयू यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर को चिन्हित करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। इस बार के इस दिवस की थीम है कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बता दें कि 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को लेजर के पहले सफल संचालन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 16 मई 1960 को भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन ने लेजर का पहला सफल संचालन किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 17 मई। दूसरा प्रश्न है, खबरों में रहा शब्द ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी क्या है? ऑप्शन है एक प्रकार का जलीय जीव, एक प्रकार का रोग, कवक का एक प्रकार या फिर ट्विटर का एक जागरूकता अभियान। हाल ही में ट्विटर पर परजीवी फफूंद यानी पैरासाइट फंजी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति का नाम ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी ट्विटर के नाम पर ही रखा गया है। शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का वर्णन माइसोकीज जर्नल में किया है। इस फफूंद को पहले ट्विटर पर शेयर की गई एक तस्वीर में देखा गया था। यह एक ऐसा परजीवी फफूंद है जो कीड़ों और मिलीपीड जैसे जीवों पर हमला करता है। ये कवक इन जीवों की बाहरी सतह और मिलीपीड के प्रजनन अंगों पर रहते हैं। ये कवक छोटे लार्वा की तरह ही दिखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी यह कवक का एक प्रकार है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी NMIS नामक एक ऑनलाइन डैशबोर्ड को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है? ऑप्शन है IIT मद्रास, NDMA, CSIR या फिर DRDO। हाल ही में NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी NMIS नामक एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है। इस डैशबोर्ड का मकसद प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करना और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों के आवागमन को सुगम बनाना है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष यानी सेंट्रल रिपोजिटरी को बनाए रखेगा। साथ ही इससे प्रवासियों के मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारू बनाने के लिए अंतर्राज्यीय संचार अथवा तालमेल में भी मदद मिलेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी NDMA। हाल ही में किस संस्था ने बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स विकसित किया है? ऑप्शन है पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र यानी ARCI, श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तिरुवनंतपुरम, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हाल ही में बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स को विकसित किया गया है। इसे पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र यानी ARCI और तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने मिलकर विकसित किया है। ये दोनों संस्थाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करने वाली स्वायत्त संस्थाएं हैं। लौह, मैग्नीज, जिंक और पॉलीमर जैसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स उपचारात्मक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद ये मानव शरीर में कोई अवशेष छोड़े बिना शरीर की संरचना को बरकरार रखते हुए धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं।
ये सभी सामग्रियां मौजूदा समय में उपयोग में लाई जा रही धातुओं के इम्प्लांट का बेहतर विकल्प हैं। ये धातु स्थायी रूप से मानव शरीर में पड़ी रहती हैं और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी स्थायी सूजन और थ्रोम्बोसिस जैसे साइड इफेक्ट्स का कारण बनती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों। दोनों संस्थाओं ने मिलकर इसे विकसित किया है। पांचवा सवाल है, खबरों में रहे बुंडेसलीगा लीग का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या फिर टेनिस। बुंडेसलीगा लीग का संबंध फुटबॉल से है। कोरोना के कारण दुनिया भर के लगभग सभी खेलों को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन लगभग 2 महीने तक बंद रहने के बाद बुंडेसलीगा लीग को फिर से शुरू किया गया है। यह जर्मनी की फुटबॉल लीग है। यह पहली यूरोपीय लीग है जो लॉकडाउन के बाद शुरू हुई है। इस लीग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बिना दर्शकों के शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बुंडेसलीगा लीग का संबंध फुटबॉल से है। छठा प्रश्न देखते हैं, उद्योगों के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है चाय और कॉफी, कृषि आधारित उद्योग, कागज और पंखा, उपभोक्ता उद्योग, औजार और पेट्रो रसायन, खनिज आधारित उद्योग, पटसन और रेशम वस्त्र, आधारभूत उद्योग। उद्योगों को कई आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा गया है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी और वनस्पति तेल उद्योग, ये सभी कृषि आधारित उद्योगों में शामिल हैं। लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग हैं। इसी तरह भूमिका के आधार पर भी उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनके उत्पादन अथवा कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, जैसे कि लौह इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन। चीनी, टूथपेस्ट, कागज, पंखा और सिलाई मशीन इत्यादि उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी पटसन और रेशम वस्त्र आधारभूत उद्योग के साथ सही संयोजित नहीं है। सातवां प्रश्न देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित और सरकार द्वारा संचालित उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल इत्यादि शामिल हैं। एक व्यक्ति के स्वामित्व में संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में संचालित उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इत्यादि शामिल हैं। ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार अथवा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उन्हें संयुक्त उद्योग कहा जाता है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों अथवा दोनों के ही हाथों में होता है उसे सहकारी उद्योग कहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल आधारित उद्योग इत्यादि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग के लिए एक कच्चा माल है? ऑप्शन है चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम या फिर उपर्युक्त सभी। घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डा और बांध इत्यादि जैसे निर्माण कार्यों में सीमेंट की जरूरत होती है। चूना उद्योग, सिलिका और जिप्सम सीमेंट उद्योग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल हैं। इसके अलावा इसमें रेल परिवहन के अतिरिक्त कोयला और बिजली की भी जरूरत होती है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं। भारत में पहला सीमेंट प्लांट 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एजेंसी के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने इस्पात को बाजार में बेचते हैं? ऑप्शन है हेल, टाटा स्टील, सेल या फिर भेल। सेल के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने इस्पात को बाजार में बेचते हैं। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बता दें कि यह एक महारत्न कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण की सबसे बड़ी और प्रमुख कंपनी है। इसकी स्थापना 9 जनवरी 1954 को हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी। इसके बाद 24 जनवरी 1973 को
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निगमन हुआ? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सेल। चलिए इस सेशन का अंतिम सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा कथन है चीनी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में पहले पायदान पर है। और तीसरा कथन है कच्चे इस्पात यानी क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन देखते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं। भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि बांग्लादेश पटसन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इस मामले में भारत दूसरे पायदान पर है, जबकि चीनी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में पहले पायदान पर है। इसी प्रकार चीनी उत्पादन के मामले में शीर्ष 10 देशों में शामिल अन्य देश हैं ब्राज़ील, थाईलैंड, चीन, अमेरिका, मैक्सिको, रूस, पाकिस्तान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कच्चे इस्पात यानी क्रूड स्टील के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि चीन इस मामले में पहले पायदान पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कथन 2 और 3 सही हैं। तो चलिए 18 मई के सेशन का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अम्फान नामक चक्रवाती तूफान ने हाल ही में किस क्षेत्र में दस्तक दी है? ऑप्शन है दक्षिणी चीन सागर, ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर अराफुरा सागर। तो इस प्रश्न का जवाब अगले सेशन में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।